नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप स्टोरीज में आज चांदी है जो यहां पर 2 लाख की होती हुई नजर आई है स्पॉट मार्केट्स में। और जिस तरह की तेजी हमने चांदी में आते हुए देखी है, ओवरनाइट मार्केट्स में 4% की तेजी के साथ और 120% की बढ़त अब यहां पर चांदी में इस साल में अब तक दर्ज हो चुकी है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोयाबीन की, जहां पर हमने प्राइसेस को लगातार इस पूरे साल एमएसपी के नीचे बनता हुआ देखा है। एंड इवन एज सरकार ने यहाँ पर प्रोक्योरमेंट की बात की है, लेकिन कुछ दिक्कतें यहाँ पर हैं और कितनी प्रोक्योरमेंट की एक्सपेक्टेशन है, महाराष्ट्र में क्या हाल है, इस पर भी होगी चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एबांज होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मेरी सहयोगी सांत्या के पास, जो हमें बताएंगी कि सोयाबीन पर एमएसपी को लेकर अब क्या इश्यूज हैं, महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर क्या कहा है और एक क्या फाइनल नंबर हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। सांत्या। देखिए मनीषा, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सोयाबीन को लेकर के इस साल भी परेशानियां हैं महाराष्ट्र की। खास करके अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से सोयाबीन किसान एक कैश क्रॉप को लगाने के बावजूद भी उनके लिए ये लायबिलिटी ज़्यादा बन गई है। इस साल की जो समस्या है, शुरुआत हुई थी बाढ़ से, जिसके चलते ना सिर्फ फसल खराब हुई, कई कई जगहों पे तो जो खेत की ऊपरी सतह है वो तक बह गई। तो ऐसे में अमरावती जैसे इलाकों की अगर बात करें तो जो कि सोयाबीन उगाने के लिए जाने जाते हैं, वहाँ तो फसल ना के बराबर हुई। तो वहाँ तो लोगों को बेचने खरीदने की दिक्कतें ही नहीं हैं। पर जो बाकी इलाके हैं, चाहे आपके धाराशिव हों या उसके आसपास के इलाके हों, वहाँ पे कुछ फसल जरूर बची है, लेकिन फसल को नुकसान हुआ है। अब ऐसे में हम प्रोक्योरमेंट की बात करें उससे पहले कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। इस साल की जो एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्शन की, वो है 79 लाख मेट्रिक टन। प्रोक्योरमेंट का टारगेट भारत सरकार ने रखा है 18.5 लाख मेट्रिक टन, और जो प्रोक्योरमेंट की दर है मनीषा, वो है 5328 प्रति क्विंटल। अब हर प्रोक्योरमेंट के लिए एक लिस्ट बनाई जाती है और एक क्वालिटी का एक पैरामीटर होता है जो कि पूरा होने पर ही सरकारी प्रोक्योरमेंट होता है। तो हर बार की तरह सोयाबीन के लिए वो प्रोक्योरमेंट ये है कि 12%, 0 से 12% के बीच ही सोयाबीन के दाने के बीच में मॉइस्चर रहना चाहिए। ये फेयर एवरेज क्वालिटी का एक पैरामीटर माना जाता है। अब हुआ ये है कि बाढ़ के चलते ये 0 से 12% के बीच में नहीं है मॉइस्चर। इसके चलते सरकार ये कह रही है कि जो इस पैरामीटर में जिन किसानों की फसलें नहीं आएंगी उन्हें हम नहीं खरीद सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो फेयर एवरेज क्वालिटी के तहत जो भी पास होंगे उनकी फसलों को हम प्रोक्योर कर लेंगे। 580 से ज़्यादा केंद्र हैं हमारे पास प्रोक्योरमेंट के लिए। और इस साल जो है कोई जो बोरियां होती हैं जिसकी वजह से, जिसमें भर के प्रोक्योरमेंट होता है, पिछले साल इसलिए प्रोक्योरमेंट बहुत देरी से शुरू हुआ था और ना के बराबर हुआ था शुरुआत में, क्योंकि बोरियां नहीं थी, ऐसा कहा था सरकार ने। इस बार सरकार कह रही है हमारे पास वो भी मौजूद है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस एक एस्पेक्ट की वजह से, मॉइस्चर के एस्पेक्ट की वजह से उनकी फसल को प्रोक्योर नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में उन्हें 5328 के एमएसपी के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 3500, 3200, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 में अपनी फसल मार्केट में, प्राइवेट मार्केट में बेचनी पड़ रही है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। अब कायदे से सरकार मनीषा गाइडलाइन के हिसाब से चल रही है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि बाढ़ के तुरंत बाद जो सबसे दुनिया भर के उन्हें आश्वासन दिए गए थे, वादे किए गए थे, जो सबसे बड़ी मदद उनकी हो सकती थी अगर सरकार इस प्रोक्योरमेंट के पैरामीटर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देती, जो कि सरकार की तरफ से नहीं हुआ। तो किसानों का कहना है कि जो इमीडिएट रिलीफ मिल सकता था वो उन्हें नहीं मिल रहा है, और प्राइवेट में उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है प्राइवेट मार्केट में, और व्यापारी उनसे बहुत ही कम दरों पे माल खरीद रहे हैं, जो कि उनकी लागत भी वसूल करने में अब किसान असफल हैं। मनीषा। सांतिया, बहुत शुक्रिया उस खबर के लिए। और ये एक्सक्लूसिव खबर है जो सांतिया हमारे लिए सीएनबीसी आवाज पर लेकर आई हैं, और दिन भर इसके ऊपर हम चर्चा भी आपको करते रहेंगे, क्योंकि एक तरफ सरकार की बात है यहाँ पर कहना कि हमको सेल्फ सफिशिएंसी पर जाना है, लेकिन जो हालत यहाँ पर हमने सोयाबीन की इस साल में बनते हुए देखी है, क्लियरली काफी कुछ काम किया जाना यहाँ पर अब भी बाकी है। ये तो बात हुई सोयाबीन की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और हम ऑल टाइम हाइज यहाँ पर चांदी और कॉपर के प्राइसेस में बात करेंगे। हमारे साथ एबांज होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता हैं। चिंतन, चांदी की जो चाल है हमने रुकते हुए देखी ही नहीं है, 120% की तेजी इस साल में, 2 लाख के आसपास के प्राइसेस, यहाँ से क्या करने की राय है? मनीषा, अपना लास्ट टाइम भी जब बात हुआ था तो हमारी बात यही हुई थी कि सिल्वर पेरेनियल ऐसा है कि जहाँ पे डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, और जिस हिसाब से जब ये क्रिटिकल मिनरल में उसका एडिशन हुआ है, तो ये क्या हुआ है कि जितना फिजिकल सिल्वर अबव द अर्थ है वो क्वांटम में बहुत सारी यूएस एजेंसीज के पास जाके पड़ी रह गई, जो सिर्फ स्टॉक पाइल में हो गया। तो जो फिजिकल का जो रोटेशन था पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बहुत स्क्वीज हो गया, और जो पेपर
आप अनअलोकेटेड सिल्वर जो इश्यू करते हैं, जो बैंक्स जेपी मॉर्गन और जो बड़े बड़े बैंक जो सिटी बैंक और यूबीएस और जो इश्यू करते हैं, वर्सेस जो फिजिकल का रेशियो है वो बहुत स्क्यूड हो गया। तो इस चक्कर में हमने देखा कि ओवरऑल चांदी में स्क्वीज बनते हुए देखा, हमने अक्टूबर महीने में भी देखा था, और आज भी जो हो रहा है वो हम लोग न्यूज देख रहे हैं और जो हम डेटा से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कॉमेक्स का ओवाई बहुत गिर गया। तो जो शॉर्ट साइड के जो लोग थे उनको ये समझ में आ रहा है कि वो सप्लाई फिजिकल में प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे, और जी हाँ, एक शॉर्ट स्क्वीज बनती हुई नजर आई है। इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग है, इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग है, जिसका सीधा फायदा हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। लेकिन चिंतन, यहाँ से अब क्योंकि हम 64 कर चुके हैं, कितनी और तेजी की एक्सपेक्टेशन आपको लगती है ये साल खत्म होने तक, और अगले साल के लिए अब क्या रेंज है? नेक्स्ट टाइम में और कम से कम 20% तेजी सिल्वर में देखने को मिल सकती है करीबन, क्योंकि आपका यहाँ पे स्क्वीज हटता हुआ दिख नहीं रहा है। यूएस से जो फिजिकल सिल्वर है वो वापस नहीं आने वाली है। क्रिटिकल मिनरल और टैरिफ का जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक वो सिल्वर वापस नहीं आएगी और मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहेगी और सेलर कोई है नहीं। तो इट इज लाइक अ फ्री ग्राउंड फॉर अ बायर। यहाँ पे उनको फ्री हिट मिल रहा है और एक सिक्सर मिल सकता है। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे तेजी और बनी रहेगी, और सिल्वर के अंदर बिल्कुल भी शॉर्ट साइड पे नहीं खेलना चाहिए। बाई है तो आप ऊपर में जब भी आपको प्रॉफिट आपका मन करे तो बुक कर सकते हो, बट प्राइस रेंज वाइज ये बुलिशनेस में ही रहेगी चांदी। कॉपर कैसे देखेंगे आप, क्योंकि ऑल टाइम हाइज वहां पर भी बनते हुए नजर आए हैं? कॉपर में ऑल टाइम हाई है, और हम बैकवर्डेशन भी देख रहे हैं सप्लाई साइड पे। हम लोग को चिले के अंदर और जो अर्जेंटीना के अंदर है वहां सप्लाई साइड पे प्रॉब्लम दिख रहा है। इसके लिए अगर आप एलएमई पे देखो तो इवेल्युएशन 20, 26, 27, 27, 28 दोनों बैकवर्डेशन में है, बट डिमांड कम होती हुई दिख रही है इमर्जिंग मार्केट में। अब चाइना में उन्होंने जो कल तो कॉपर का डिमांड ऑलराइट, आपके ग्लिचेस हैं कुछ वहाँ पर, आपकी आवाज़ हमें यहाँ पर बहुत क्लियरली नहीं आ रही है चिंतन। लेकिन जैसे आपने कहा कि बुलिशनेस यहाँ पर कॉपर में भी आगे जाकर जारी रह सकती है, तो चांदी और कॉपर आपके रडार पे होने चाहिए, और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन वहाँ पर आबांस के चिंतन मेहता को आती हुई। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो आपके सामने लेकर आएंगे हमारी स्पेशल सीरीज बॉन्ड स्ट्रीट में। हमारे आज के मेहमान हैं आशीष चौहान, जो कि MD and CEO हैं NSE के। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट, और बॉन्ड स्ट्रीट सीरीज में हमारे पहले गेस्ट बहुत ही खास हैं, आशीष चौहान, MD and CEO NSE। आशीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और मैं कल एक नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ रही थी जो कहती है कि अगर हमें विकसित भारत की तरफ बढ़ना है तो ज़रूरत है कि इकोसिस्टम, फाइनेंशियल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मोबिलिटी यहाँ पर लेके आने की ज़रूरत है, और शायद बॉन्ड्स इसमें एक बहुत बड़ा स्पेस या रोल निभा सकते हैं। आपकी क्या सेंस है, जब हम विकसित भारत को देखते हैं तो ओवरऑल कैपिटल मोबिलाइजेशन, हाई स्केल और सस्टेनेबल कैपिटल की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे बॉन्ड्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? किसी भी अर्थतंत्र के विकास के लिए, इवन डे टू डे रनिंग के लिए एक तरह से रिस्क कैपिटल की आवश्यकता है। वैसे ही एक तरह से नॉर्मल कैपिटल की आवश्यकता है जो ऋण से मिला जाता है। तो जो बॉन्ड है, लोन्स हैं, वो ऋण कहा जाता है, और बॉन्ड्स एक तरह से डिसइंटरमीडिएशन है। जो बैंक से लोन मिलता है वो इंटरमीडिएशन है, जो व्यक्तियों से लोन लेती है डिपॉजिट के रूप में और बाद में दूसरों को लोन देती है, जबकि बॉन्ड के द्वारा डायरेक्टली कंपनियां पब्लिक से लोन लेती है। तो मेरे हिसाब से जो कोई भी समाज जब ग्रो होता है, कोई भी इकोनॉमी ग्रो होती है, तो उसमें इक्विटी की आवश्यकता है, बॉन्ड्स की आवश्यकता है, और इन बिटवीन कई इंस्ट्रूमेंट जैसे आजकल रीट्स, इनविट्स, वैसे कई चीज़ें नई भी आई है। इवन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स वगैरह का भी आवश्यकता होता है। और उसमें एक तरह से इंडिया में हमने पिछले 10-12 सालों से देखा है कि बॉन्ड्स धीरे धीरे करके अपना इवन लोन्स, उसका जो महत्व है कम हो गया है कोई भी कारण से। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अब सरकार भी जागृत हो गई है। नीति आयोग का ये रिपोर्ट भी आया है। मुझे लग रहा है ये जो आने वाला बजट है उसमें भी अच्छी घोषणा हो सकती है। लेकिन बेसिकली जैसे कौन लॉन्ग टर्म डेट में या ऋण में निवेश कर सकता है, तो बैंकों का एक इशू रहता है कि उनका जो कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म है। वो जो डिपॉजिट्स या कासा जिसको कहते हैं, उससे उनका मन नहीं आता है, तो दे कांट इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। बट इंश्योरेंस कंपनीज है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं।
बाकी जो दूसरे निवेशक हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन आज वो हकीकत माने कहीं ना कहीं एक तरह से दुविधा है सबके मन में कि लॉन्ग टर्म डेट कैसे दे। सरकार खुद ही लॉन्ग टर्म डेट नहीं दे इशू कर रही थी खुद के लिए, और सरकार का जो टोटल बोरोइंग था, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि जो ऋण का मार्केट होता है उसमें सबसे ज़्यादा बोरोवर सरकार होती है, सबसे बड़ी बोरोवर। भारत में अभी धीरे धीरे पिछले 10-12 सालों में मोदी जी की सरकार में ऋण एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, डेट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी एक्चुअली कम डाउन। तो इसलिए जो ऋण का ओवरऑल परसेंटेज भी कम हुआ है। कॉरपोरेट डेट हैज़ ऑल्सो कम डाउन। तो मेरा ऐसा है कि करीब बैंक का जो लोन गिने हम तो एज आउटस्टैंडिंग बैंक लोन्स टू कॉर्पोरेट्स इज अराउंड 27.5% ऑफ जीडीपी। आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स टू द कॉर्पोरेट्स इज अराउंड 16.5% ऑफ जीडीपी। जो जितनी बैंक लोनें इंडस्ट्रियल सेक्टर को या सर्विस सेक्टर को दी है बैंकों ने, उसका करीब 60% हमने भी दिया है बॉन्ड्स से। लेकिन टोटल अमाउंट्स आर टू स्मॉल। वी आर द लिस्ट लिवरेज्ड लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आई मीन आप देखिए डेट टू जीडीपी रेशियो इन चाइना इज ऑलमोस्ट 4:1। अमेरिका में उससे भी ज़्यादा है। हमारा करीब 0.5:0.6:1 है। तो जो देश तेज गति से बढ़ता है उसको ऋण की बहुत आवश्यकता होती है। आपको रोड्स बनाने हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, सभी में ऋण की आवश्यकता है। समहाउ हमने वो उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया है, एक्सप्लोर नहीं हुआ है। और कॉर्पोरेट्स भी हमारे जो है वो इक्विटी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है पिछले 10-12 सालों में। हमें थोड़ा बॉन्ड्स में ध्यान देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल जो हमारी रेलेवेंस है या जिस तरह से हम वहाँ पे नंबर्स देखते हैं हम काफ़ी कमज़ोर हैं। अब आप यहाँ पर एनएसई हेड कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं एनएसई के यहाँ पर ओवरऑल कैपिटल मार्केट को लेकर, और विद इन दैट बॉन्ड यहाँ पर क्या फीचर करता है? नहीं, हमारे लिए बॉन्ड्स, मैंने आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन 94 में जब एनएसई शुरू हुआ तो वो इसलिए शुरू हुआ था कि बॉन्ड मार्केट को सुधारा जाए। जो हर्षद मेहता कांड जो बॉन्ड मार्केट में हुआ था, एसजीएल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हुआ था, उसकी वजह से एनएसई की रचना हुई थी। तो हमारा मेन जो काम था वो बॉन्ड मार्केट को सुधारना था। आज तक हम अविरत प्रयास कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि पिछले 3-3.5 सालों से मैंने कोशिश की है। उसमें एक ट्राइपार्टाइट रेपो करके एक फ्रेमवर्क है, उसमें आज दिन में 5-7 हज़ार करोड़ का एवरेज ट्रेडिंग हो जाता है। ओबीबीपी नाम की एक व्यवस्था शुरू की है जो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म, जिसमें अभी करीब 29 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हमारे से जुड़े हुए हैं। तो आप जब भी वो प्लेटफॉर्म से बॉन्ड्स खरीदते या बेचते हैं तो उनका जो सेटलमेंट है वो एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस से द्वारा होता है। आपके अकाउंट में डायरेक्टली, आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली वो जो बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो हमने कई ऐसे बदलाव किए जिससे आज पिछले 3 सालों में जो हर बॉन्ड जो इशू है उसका साल में 100 से कम ट्रांजैक्शंस होते हैं एक बॉन्ड के। आज 1066 है 2025 के कैलेंडर साल में। तो 10 गुना सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ा है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप 2025 में गिनोगे 8-9 महीने में, तो हमने 10 लाख ट्रांजैक्शंस किया है, जबकि भारत एक दिन में करीब 30-40 करोड़ ट्रांजैक्शन इक्विटी में कर लेता है। तो स्वाभाविक है कि हमने एक शुरुआत की है, छोटी है, लेकिन इस मार्केट का जो इंपॉर्टेंस है, करीब इक्विटी मार्केट है उतना ही बॉन्ड्स मार्केट उससे ज्यादा वर्ल्ड में होता है। माने जो कंपैरिजन करते हैं रेशियो में, तो डेट से ज्यादा, आई मीन इक्विटी से ज्यादा डेट मार्केट का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है वर्ल्ड मार्केट में, अमेरिका में, चाइना में, कहीं पर भी। हमने उसको एकदम धीरे धीरे करके सिकुड़ लिया है। अभी उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, और जो देश अगले जो एस्पिरेशनल है कि 10% 12% से हम ग्रो करेंगे तो डेट मार्केट का इंपॉर्टेंस जरूर बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। आशीष जी, जैसे आपने कहा कि पिछले 10 साल में बहुत कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, 24 में एक अच्छी शुरुआत हुई, 25 के नंबर्स हमारे सामने हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस तरह की ग्रोथ हम देख रहे हैं 26 में शायद हम ये नंबर्स डबल होता हुआ भी देखें। लेकिन एक लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी यहाँ पर क्या है? और जैसे आपने कहा कि बजट में कुछ देखने को मिल सकता है, नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई है, तो क्लियरली ध्यान उस तरफ है। आपके लिहाज से यहाँ पर पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या कुछ किया जाने की ज़रूरत है? नहीं, कई चीज़ें जो लोगों ने सजेस्ट भी की है, खास करके जो अर्लियर पिछले समय में जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स खास करके PSUs के आते थे, बाद में बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बॉन्ड्स ट्रेडिंग को भी इक्विटी की तरह लिया जाए, उसके जो कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जो है उस हिसाब से, उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों में एक तरह से समानता आएगी। उसकी इनकम, हाँ, हालांकि जो इनकम आती है बॉन्ड्स में से आप उसको इनकम की तरह ट्रीट करिए, बट जो कैपिटल गेन्स वगैरह आते हैं तो उसमें आप
उसको कैपिटल गेन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो उसके एक तरह से बॉन्ड्स को एक बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ से आगे जाके जैसे आपने कहा कि जिस तरह का टिकट साइज और जिस तरह के नंबर्स या पंचेस हम इक्विटी में देखते हैं वो बॉन्ड्स में नहीं है, क्या ये अवेयरनेस को लेकर है, क्या ये बिकॉज इसकी लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी है उसको लेकर है, रिटेल के दिमाग में क्या है यहाँ पे? नहीं, रिटेल के दिमाग में एक तो ये है कि वहाँ पर रिटर्न्स नहीं है, जो रिटर्न्स है वो एक्साइटिंग नहीं है। जो रिटर्न्स आता है आपको 6, 7, 8, 9% तक मिलता है। पर यूजुअली जो हम कहते हैं 60% इक्विटी 40% डेट, आपको लगता है इंडियन रिटेल उसको नहीं मानता या इंडियन नहीं करता? रिटेल, सी द वे आई लुक एट इट कि रिस्की एसेट वर्सेस नॉट सो रिस्की एसेट। तो रिस्की एसेट में उनके पास इक्विटीज है जो आजकल काफ़ी बढ़ चुकी है। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड उसी में शामिल है, भले म्यूचुअल फंड कहा जाता है कि नॉन रिस्की है, बट अल्टीमेटली इक्विटी का ही बेस है। जो नॉन रिस्की एसेट में आज उनके पास माने हर एक व्यक्ति के पास अपना घर है, वो भी एक तरह से यूजफुल भी है और नॉन रिस्की भी है, और दैट इज़ वेयर बेसिकली ऑफ कोर्स ज्वेलरी, आजकल गोल्ड सिल्वर का भी बोलबाला है, आप तो वो काम बहुत अच्छे से करती है। तो एक तरह से बॉन्ड या ऋण का जो मार्केट है थोड़ा सिकुड़ सा गया है, लेकिन आवश्यकता बहुत है खास करके एक विकासशील देश के लिए। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, आज हो भी रहे वर्ल्ड में, वहाँ पर आपको नए इंस्ट्रूमेंट्स, लिवरेज इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश कर पाएगा। दूसरा एक इशू ये भी है कि बॉन्ड में आप जब निवेश करते हैं, इवन बैंक्स करती हैं उनके SLR वगैरह के लिए, या तो इंश्योरेंस कंपनी करती है, तो वो लोग होल्ड टू मैच्योरिटी करते हैं, तो इसलिए ट्रेडिंग बहुत कम होता है। आपके पास आज भी NSE पे 500 बिलियन सेकेंडरी मार्केट भी स्ट्रांगली डेवलप करने की जरूरत है। 500 बिलियन डॉलर से अधिक का मार्केट, बॉन्ड्स हम हर लास्ट ईयर हमने 250 बिलियन डॉलर्स का तो ऋण लोगों के लिए जुटाया है। लेकिन ऋण ऐसी बात है कि वो धीरे धीरे रिटायर भी होता है, जो इक्विटी नहीं होती है। बट हर साल हम 250 बिलियन डॉलर का ऋण CP कॉमर्शियल पेपर, डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स, रीट्स, इन्वेस्ट के द्वारा करते हैं, लेकिन वो रिटायर होते रहता है इसलिए। बट 500 बिलियन डॉलर कम नहीं है, उसके बावजूद जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है बहुत कम है, क्योंकि लोग होल्ड टू मैच्योरिटी करते हैं। उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए भी हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस की बात करी है। इवन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस का भी हमने प्रपोजल सभी के ऊपर सभी के साथ रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब में 2026 में एक तरह से कुछ अच्छा एक झुकाव आता है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे उसमें। आशीष जी, एक फाइनल सवाल आपसे, सवाल भी नहीं है, क्या एडवाइस देंगे आप रिटेल को, कैसे पोर्टफोलियो होना चाहिए और डेट की जगह उसमें क्या होनी चाहिए? एक तरह से जैसे इक्विटी है वैसे ही डेट है, और लिक्विडिटी बहुत अधिक है उसमें, कोई एसेट्स के सामने। तो आपको जब पैसे जब चाहिए होते हैं तो आपको वहाँ से तुरंत मिल सकता है, और एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको बॉन्ड के माध्यम से मिलता है। जो इक्विटीज आपको पता है ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, जबकि बॉन्ड्स में आपको वो रिटर्न्स मिलते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप उस पर भी रिटेल निवेशक को अपने जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसको बैलेंस पोर्टफोलियो कहते हैं, उसमें ऋण को भी एक जगह देनी चाहिए। राइट। आशीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ने के लिए, बॉन्ड्स पे बात करने के लिए, आगे क्या एक्सपेक्टेड है वो करने के लिए, और ऑफ कोर्स हमारे दर्शकों को एडवाइस भी करने के लिए। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.